गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम करेंगे राजनीतिक संस्कृति। तो विश्व की जो राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर यदि हम दृष्टिपात करें तो यह तथ्य सामने आता है कि उनमें अनेक समस्याएं और विविधताएं हैं। इसका कारण शासन तंत्र में जो विविधताएं और समानताएं होती हैं उनको माना जाता है, लेकिन यह भी देखा गया है कि करीब करीब एक जैसी शासन प्रणाली वाले जो राज्य हैं वहाँ पर संवैधानिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक संस्थाएं यदि एक सी हों भी तो भी व्यवहार में उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो उदाहरण के लिए भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को यदि हम जांचें बारीकी से तो हम पाएंगे कि दोनों में जो संवैधानिक ढांचे हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन दोनों देशों की राजनीतियों का व्यवहार जो है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और इसी तरीके से यदि हम रूस और चीनी साम्यवादी देशों को देखें तो हम ये पाएंगे कि दोनों की बुनियाद एक सी है, लेकिन व्यवहार में दोनों में भारी अंतर पाया जाता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं में संस्थाओं और संरचनाओं की समानता से यह भी भ्रांति हो सकती है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक विकास एक जैसा होगा, एक जैसा नहीं भी होगा तो कम से कम एक दिशा में तो होगा। लेकिन और यह भ्रांति कब पैदा हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद के विकासों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में संरचनाएं एक सी होने पर भी राजनीतिक विकास का जो स्तर, उसकी दिशाएं और क्रम है वह भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं और ये सामान्य उनमें विविधताएं पाई जाती हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि राजनीतिक विकास के एक मार्ग पर यानी एक जैसी व्यवस्थाएं एक मार्ग पर नहीं चलती और उनकी जो समान संस्थागत व्यवस्था रखते हुए भी उनमें प्रतिकूल दिशा में वो विकसित होती हैं? इसका उदाहरण हम 1947 ईयर का ले सकते हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान एक जैसे देश थे, यानी एक ही देश थे। उनका पार्टीशन हुआ 1947 में और उसी के बाद सब कुछ बदल गया। यानी पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं था और दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र था, तो दोनों की विकास की दिशा ही बदल गई क्योंकि परिस्थितियां बदल गईं। नए नए राज्यों के राजनीतिक क्षितिज पर अवतरण ने राजनीतिक विकास के अध्ययनकर्ताओं को विविध और प्रचुर सामग्री ही नहीं उपलब्ध कराई, बल्कि राजनीतिक विकास के कुछ सिद्धांत भी निर्मित करने के लिए प्रेरित किया। तो अब हम यदि राजनीतिक संस्कृति की अर्थ और परिभाषा को देखें तो हम ये पाएंगे कि आमंड और पोवेल ने इसकी परिभाषा बहुत अच्छी दी है और कहा है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के लोगों की राजनीति के प्रति मनोवृत्ति व रवैया है, यानी उनका कैसा एटीट्यूड है राजनीतिक जो कल्चर जो संस्थाएं हैं उनके प्रति। दूसरी तरफ सिडनी वर्मा ने ये कहा है कि राजनीतिक संस्कृति व्यक्तियों की आस्थाओं, अभिव्यक्त प्रतीकों और मूल्यों की ऐसी धारणा है जिससे राजनीतिक क्रिया की परिस्थितियों को अर्थ मिलता है। इसका ये क्या कहना चाहते हैं? इनका ये कहना है कि आनुभविक विश्वास, अभिव्यक्त प्रतीक और मूल्यों की जो ये व्यवस्था है उस परिस्थिति को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। लुसियन पाए ने दूसरी तरफ कहा है कि राजनीतिक संस्कृति मनोवृत्तियों, विश्वासों तथा मनोभावों का ऐसा पुंज है जो राजनीतिक क्रिया को अर्थ और सुचारुता प्रदान करता है तथा राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को निरूपित करने वाली धारणाओं व नियम को बनाता है। तो इन जो भी परिभाषाएं मैंने आपको बताई उनसे क्या बात स्पष्ट होती है? उनसे यह बात स्पष्ट होती है कि जो एक देश के निवासी हैं उन लोगों का राजनीति के प्रति जो व्यवहार है, रुख है,
जो उनकी मनोवृत्ति है वो किस प्रकार की है। यानी राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित जो दृष्टिकोण हैं, विश्वास हैं, जो मूल्य हैं, वो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। अब हम आते हैं राजनीतिक संस्कृति के लक्षण और संघटकों पर। तो राजनीतिक संस्कृति के लक्षण जो हैं उनके अंतर्गत हम मैंने आपको बताया 3 लक्षण हम ले सकते हैं, 3 तत्व। पहला है आनुभविक विश्वास, दूसरा है मूल्य अभिरुचियां और तीसरा है प्रभावी अनुक्रियाएं। तो ये 3 जो हैं ये तत्व हैं जो कि राजनीतिक संस्कृति के माने जाते हैं। ठीक है, तो आनुभविक विश्वास क्या है? आनुभविक विश्वास जो है वो स्वयं जब व्यक्ति कोई ये विश्वास रखने लग जाता है कि आम चुनाव में उसके मत देने या देने न देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो मत देने नहीं जाता। तो इसी प्रवृत्ति से यह बात स्पष्ट होती है कि राजनीतिक संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण राजनीतिक समाज के व्यक्तियों की आस्थाओं और विश्वासों पर है। यानी यदि जो विश्वास हैं लोगों के बड़े दृढ़ होंगे तो वो लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट देने जाएंगे। यदि उनके विश्वास दृढ़ नहीं है, यानी उनकी आस्था ही नहीं है लोकतंत्र में, तो उनका ये सोच हो जाएगा कि यदि हम वोट दें तो भी फर्क नहीं पड़ता और न दें तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस धारणा को दर्शाता है आनुभविक विश्वास। राजनीतिक संस्कृति का यह लक्षण आधारभूत महत्व रखता है क्योंकि संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का संचालन इससे प्रभावित और नियमित होता है। अब व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार की प्रेरक शक्ति जो है वो उसकी राजनीति के संबंध में स्वयं के अनुभव से ही जो बनी आस्थाएं हैं वो हैं। इन विश्वासों में इतना अंतर हो सकता है कि राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति में मौलिक अंतर आने की स्थिति उत्पन्न हो जाए, और इसीलिए राजनीतिक संस्कृति का यह लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक संस्कृति का दूसरा लक्षण है मूल्य अभिरुचियां। मूल्य अभिरुचियां शासन या सरकार द्वारा उन व्यक्तिगत सद्गुणों जिनमें वृद्धि करना या पाना है तथा वे सार्वजनिक लक्ष्य हैं जिनको राजनीतिक समाज को प्राप्त करना है, और जो आस्थाएं और विश्वास जिन पर कोई भी राजनीतिक व्यवस्था टिकी हुई है। तो किसी राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों की जो रुचि है कानून व्यवस्था और स्थायित्व में हो सकती है, तो किसी दूसरे समाज में सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता को केवल अव्यवस्था, हिंसा और अराजकता की स्थिति में ही लोग चाह सकते हैं। यानी हर समाज की अलग अलग आस्थाएं और प्रायोरिटीज़ होती हैं। कोई राजनीतिक समाज ऐसा हो सकता है जिसमें कि व्यक्ति इस बात की चिंता ही नहीं करते कि उनका शासक निरंकुश है या लोकतांत्रिक। उनको केवल इस बात में रुचि हो सकती है कि उनका समाज आगे बढ़े। तो हर समाज के जो व्यक्ति होते हैं उनकी अलग अलग रुचियां होती हैं नागरिकों की। तो राजनीतिक संस्कृति में व्यक्तियों के और संपूर्ण समाज के लिए मूल्य का विशेष महत्व होता है, और इन्हीं के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था संघर्ष और असंतोष भी प्रकट होता है। जब नागरिकों की मूल्य व्यवस्थाओं और शासकों की मूल्य अभिरुचियां अलग अलग हो जाती हैं तो राजनीतिक व्यवस्था में संकट की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी डेडलॉक्स हो जाते हैं। और जब उनकी अभिरुचियां और शासकों की अभिरुचियां और नागरिकों की मूल्य व्यवस्थाएं एक सी होती हैं तब व्यवस्थाओं में उथल पुथल नहीं होती और वो एक दिशा में स्मूथली आगे बढ़ती हैं। तीसरा जो लक्षण है राजनीतिक संस्कृति का वह है प्रभावी अनुक्रियाएं। राजनीतिक संस्थाएं और उनकी जो क्रियाएं जो उनमें होती हैं उसमें जो अनुकूल मनोभाव होते हैं उनको हम कहते हैं प्रभावी अनुक्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल
एक राजनीतिक समाज के व्यक्तियों को अपने राष्ट्र और देश और व्यवस्था पर गर्व होता है, जैसे इज़राइल है एंड मतलब इज़राइल का सबसे सशक्त उदाहरण मैं दे सकती हूँ, और जर्मनी, जर्मनी भी है। तो किसी अन्य राजनीतिक समाज के लोगों में इसके प्रति निराशा या घृणा हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भारत में लोग इतने नेशनलिस्ट नहीं हैं जितने कि जर्मनी और इज़राइल के हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो किसी देश में हित समूहों और दबाव समूहों को अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, तो कहीं इन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो राजनीति पर लोगों की जो धारणा है वो नया रंग देती है राजनीतिक संस्कृति को। राजनीतिक संस्कृति में केवल राजनीति के प्रति मनोवृत्तियाँ, राजनीतिक मूल्य, विचारधाराएं, राष्ट्रीय चरित्र और संस्कृति, लोकाचार ही सम्मिलित नहीं होते, बल्कि राजनीति का काम करने का जो ढंग है, यानी राजनीति किस प्रकार संचालित होती है, इसका भी रहता है पुट। तो विभिन्न जो राजनीतिक संस्कृतियों के लक्षणों की मात्रा है उसमें अंतर आ जाता है, और जो भी राजनीतिक संस्कृति है वो 3 विशेषताओं से मिलकर के बनती है। कौन सी हैं ये 3 विशेषताएं? पहली है, यह लक्षण एक दूसरे से पृथक या अनन्य नहीं होकर परस्पर अंतः संबंधित रहते हैं। दूसरा, यह एक दूसरे के अनुकूल रहें, यह आवश्यक नहीं है। और तीसरा, यह समाज के विभिन्न भागों में समान रूप से विसरित होते हैं। और चौथा है, राजनीतिक समाज की जनसंख्या के विभिन्न भागों में यह अलग अलग तीव्रता में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये हुए राजनीतिक संस्कृति के लक्षण। अब हम आते हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों पर। तो 3 प्रकार की मुख्य रूप से संस्कृतियां पाई जाती हैं। पहली है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, दूसरी है पराधीन राजनीतिक संस्कृति, और तीसरी है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तो संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति हम किसे कहेंगे? उस संस्कृति से जिसमें राजनीतिक समाज परंपरागत रूप में रहता है, और ऐसी व्यवस्था में राजनीतिक भूमिकाएं अन्य भूमिकाओं से अलग नहीं होती। राजनीति असंचरित होती है और शासक ही सभी प्रकार की भूमिकाएं अदा करते हैं। तब लोगों को राजनीति से पूर्णतया अलग रहना ही पसंद होता है। वो सजगता से राजनीति में भाग नहीं लेते। दूसरा है पराधीन राजनीतिक संस्कृति। ये क्या होती है? उन देशों की राजनीतिक संस्कृति जो साम्राज्यवादियों के अधीन रहे हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन यह मान्यता सत्य नहीं है। इसका तात्पर्य उन राजनीतिक समाजों की संस्कृति से है जहां लोग राजनीतिक व्यवस्था के जो निर्गत हैं उनके जीवन से सीधा संबंध है, और यानी निर्गतों से सीधा सरोकार रखते हैं। तो उन सब बातों में दिलचस्पी यहाँ के लोग रखते हैं जो सरकार उनके लिए करती है, किंतु राजनीतिक व्यवस्था के निवेशों की संरचनाओं से विमुख ही रहते हैं। और वे राजनीति में रुचि तो रखते हैं, पर केवल व्यवस्था से लेने के स्तर पर, यानी उसमें योगदान नहीं देते। केवल जो राजनीतिक व्यवस्था की जो निवेश संरचनाएं हैं उनसे तो अलग रहते हैं, और केवल प्राप्ति का ही उनका ध्येय होता है। तो जो पराधीन राजनीतिक संस्कृति वाले समाज में लोगों की जो अभिरुचियां हैं वो अत्यंत ही सीमित और सीमित स्तर की होती हैं, और राजनीतिक सक्रियता उनमें नहीं होती। उनमें राजनीतिक व्यवस्था का अभिज्ञान तो होता है, किंतु इसके अनुरूप राजनीतिक सहभागिता नहीं होती। अब हम आते हैं तीसरा प्रकार, यानी सहभागी राजनीतिक संस्कृति। सहभागी राजनीतिक संस्कृति में सभी लोग जो हैं, यानी सभी नागरिक सक्रियता से
राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेते हैं और इसमें व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के निवेशों से इतने सचेत होते हैं कि इनको विशेष प्रकार का रखने के लिए निवेशों की संरचनाओं के सदस्य भी होते हैं और राजनीतिक व्यवस्था की सक्रियता के हर चरण पर ये नज़र आते हैं। यानी संचार साधन बहुत विकसित होते हैं तो व्यक्ति को पता रहता है कि सरकार क्या नीतियां बना रही है और वो तुरंत उसके ऊपर अपना रिएक्शन भी दे देते हैं और यदि उनको कोई नीति अच्छी नहीं लगती तो तुरंत उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं और सरकार को बाध्य करते हैं कि वह उनकी मंशा के अनुरूप ही वो बनाए कानून। तो आमंड ने राजनीतिक संस्कृति के इन 3 शुद्ध प्रकारों के अलावा 3 निर्मित प्रकार भी बताए हैं। वो कौन से हैं? संकीर्ण पराधीन राजनीतिक संस्कृति, पराधीन सहभागी राजनीतिक संस्कृति और संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति। यानी इन दोनों से मिलकर के ये बना है। अब जो मिश्रित प्रकार हैं उनमें विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं का राजनीतिक संस्कृति के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए इनको स्वीकार किया गया है। अब राजनीतिक संस्कृति के कुछ और प्रकार भी हैं, जैसे परंपरागत राजनीतिक संस्कृति व आधुनिक राजनीतिक संस्कृति। इसी तरीके से सक्रिय राजनीतिक संस्कृति और निष्क्रिय राजनीतिक संस्कृति के 2 प्रतिमान भी बताए जाते हैं। और कुछ विद्वान राजनीतिक संस्कृति को मोटे तौर पर सहभागी और असहभागी प्रकार की मानकर इसका विश्लेषण करते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति के यह प्रकार इसकी प्रकृति को समझने में विशेष सहायक नहीं होते, इसलिए इनका कोई खास महत्व नहीं है। तो हम निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार हैं, संकीर्ण, पराधीन और सहभागी। तो संकीर्ण व पराधीन शब्दों के सामान्य अर्थ नहीं लिए जाते, इनको विशेष अर्थों में ही प्रयुक्त किया जाता है और इन शब्दों के प्रचलित अर्थ भ्रमकारी हैं। फिर भी इन्हीं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि और कोई अन्य शब्दावली या संकल्पना उपलब्ध ही नहीं है राजनीतिक संस्कृति को बताने के लिए। तो आमंड का ये मानना है कि अधिकांश समाजों में विविध प्रकार की जो संस्कृतियां हैं मिश्रित रूप में ही पाई जाती हैं। किसी राजनीतिक समाज में विशिष्ट मूल्यों तथा अभिवृत्तियों पर कितना बल दिया गया है, इसके आधार पर संपूर्ण सांस्कृतिक प्रतिरूप के बारे में हम जान सकते हैं। थैंक यू गर्ल्स।